सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग दो विषय वस्तुओं पर चर्चा करने वाले हैं। एक गजकेसरी योग, दूसरा इंदु लग्न। गजकेसरी योग क्या है, इसके सामान्य नियम क्या है, यह गजकेसरी योग कहना क्या चाहता है, हम लोगों को क्या समझाने का प्रयास किया गया है इस योग के माध्यम से, जिन ग्रहों के मेल से यह गजकेसरी योग का निर्माण होता है उनके वास्तविक गुणधर्म क्या है, क्या उस गुणधर्म के आधार पर और किसी ग्रहों का योग बन रहा है या नहीं। हम लोग आज इन सभी विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सभी सदस्य अपनी अपनी कुंडली अपने अपने नोटबुक पर बना लें या अपने किसी परिवारजन के कुंडली पर, चाहे कोई लड़का ही बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन उसका उम्र कम से कम 10 वर्ष से अधिक है तो हम लोग इन नियमों का वहां भी उपयोग कर सकते हैं। जहां गजकेसरी योग बुद्धिमता एवं संपन्नता का प्रतीक है, हिंदू लग्न भी संपन्नता का ही प्रतीक है। दोनों योग अलग अलग प्रकार से बनते हैं कुंडली में। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दिया है, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। यदि कक्षा आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने मित्रों के पास में भी शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गजकेसरी योग पर चर्चा करते हैं कि गजकेसरी योग है क्या। तो सामान्यतः सभी पुस्तकों में एक ही बातें लिखी गई है कि जब जब चंद्रमा एवं गुरु आपस में केंद्र में हो, जब चंद्रमा एवं गुरु आपस में केंद्र में हो या एक दूसरे को देखते हो, सामान्यतः यही बातें बतलाई गई है ना। जी गुरु। या कुछ अन्य बातें भी है। आज की कक्षा चर्चात्मक होने वाली है। कृपया कोई भी एक सदस्यगण अपनी माइक को खोल कर रखें। एक सदस्य के माइक खोलने से कक्षा बाधित नहीं होती, खराब नहीं होता। तो हमने जो अभी कहा कि एक दूसरे से केंद्र में होना या परस्पर दृष्टि का होना ही गजकेसरी योग कहा गया है, या कुछ दूसरा भी। एक दूसरे से दृष्टि करना एवं केंद्र में होना, इसे ही गजकेसरी योग कहते हैं गुरुदेव। युति युति भी गुरुजी होता है ना। हाँ, तो युति का मतलब हो गया केंद्र में हो गया ना, वो तो साथ में युति हो या दृष्टि हो या आपस में केंद्र में हो, यानी कि आपस में केंद्र में हो या दृष्टि हो। अब यहाँ पर देखा जाए कि गजकेसरी योग में प्रमुखता किस ग्रह की है, देवगुरु बृहस्पति की है या चंद्रमा का है। यदि दो या दो से अधिक ग्रहों के संयोग से कोई भी योग बनता है तो दोनों में से कोई एक मुख्य जरूर होता है। हम आप लोगों से यह पूछना चाहते हैं कि यह इस दोनों में प्रमुख कौन है, गुरुदेव हैं या चंद्रमा है। गुरु।
यह जो बातें हैं, जो अभी हमने प्रश्न किया, इस प्रश्न का साधारणतया उत्तर किसी पुस्तक में देखने को नहीं मिलेगा, अनुभव की बातें हैं। देवगुरु बृहस्पति सभी प्रकार के अच्छाइयों के कारक हैं, और मन क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। मन चंचल है, मन अच्छे एवं बुरे दोनों ही तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो आपका भी कहना उचित ही है कि देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में होना या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ना मन को एक सकारात्मक विचारधारे से स्थिरता प्रदान करता है। गुरुदेव सकारात्मकता के प्रतीक हैं या नहीं? सकारात्मक के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति जी। सभी, हाँ जी जी बोला गुरुदेव, सकारात्मक के प्रतीक है गुरुदेव। हाँ, सकारात्मकता के प्रतीक हैं गुरुदेव। नवों ग्रहों में सबसे अधिक सकारात्मकता यदि किसी ग्रह में है तो वह देवगुरु बृहस्पति में है। सभी पुस्तकों में एक ही बातें देखने को मिलती है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चाहे शत्रुवत हो चाहे मित्रवत हो, उतने बुरे फल नहीं देते, कुछ न कुछ लाभ ही दे जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव विद्वान हैं, स्वार्थी भी नहीं है। इसलिए तो देवगुरु बृहस्पति से केंद्र में हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह भी पढ़ा है परस्पर संबंध के बारे में। तो यह भी पढ़ने को मिला है कि यदि कोई ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो तो परस्पर संबंध बन जाता है। बन जाए। इसके अगर 7वें हैं तो परस्पर दृष्टि, चौथे 10वां है तो कर्तव्य एवं आचरण का समन्वय, यदि युत है तो साथ में ही है, युत है तो साथ में ही हो गए, तो एक दूसरे को प्रभावित कर दिए। एक दूसरे से साथ में हैं तो एक दूसरे की परस्पर दृष्टि है। लेकिन जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है चंद्रमा पर तो यह थोड़ा ज्यादा ही प्रभावी होता है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है यह ज्यादा प्रभावी हो जाता है, चाहे वह 5वीं दृष्टि ही क्यों ना हो। देवगुरु बृहस्पति का चंद्रमा पर दृष्टि पड़ना ही गजकेसरी योग है, या देवगुरु बृहस्पति का आपस में किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध हो जाना ही गजकेसरी योग है। अगर केंद्र में चौथा है और चंद्रमा और 10वां देवगुरु बृहस्पति हैं तो नवम पंचम का भी तो संबंध बनता है ना। जी गुरुदेव। आप लोग इन सूत्रों को भी आप लोग अपने कुंडली पर लगा के देखेंगे तो यह पाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति जिसके कुंडली में नवम पंचम भी है, भले चंद्रमा की दृष्टि न पड़ रही हो, अगर चौथे 10वें होते हैं तो चंद्रमा की दृष्टि तो देवगुरु बृहस्पति पर नहीं है, गुरु की भी दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है, फिर भी प्रभावी हो जाता है योग। तो यदि नवम पंचम का हुआ तो एक दूसरे का परस्पर संबंध भी बना और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ गई, तो यह योग थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाएगा चौथे 10वें से, या कुछ कम रहेगा? ज्यादा प्रभावी हो जाएगा गुरुदेव। इन सूत्रों को आप लोग अपने अपने कुंडली पर लगाएं, देखें कि यदि आपके कुंडली में नवम पंचम का योग है तो है, गजकेसरी योग बना। अब यहां पर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति के गुण धर्म क्या है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के भी कारक हैं, सकारात्मकता के कारक हैं, परंतु और भी तो कोई ग्रह है जो ज्ञान बुद्धि के कारक भी हैं और सकारात्मकता भी है। तो जहां पे बुद्धि है वहीं पे सकारात्मकता है। तो यदि बुधदेव शुभग्रह की स्थिति में हो, यदि बुधदेव शुभग्रह की स्थिति में हो और बुध एवं चंद्रमा की परस्पर दृष्टि पड़ रही हो, वह भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है
सामान्यतः अन्य व्यक्तियों से। चंद्रमा पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ती है और शुक्र यदि पाप प्रभावित न हो तो भी व्यक्ति बुद्धिमान होता है, मन स्थिर होता ही है। तो ऐसे कहा जा सकता है कि चंद्रमा पर शुभ ग्रह की जब दृष्टि पड़ता है तो एक प्रकार का गजकेसरी योग बनता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो सभी ग्रहों से सबसे बड़े शुभ ग्रह हैं, इसलिए सबसे बड़े ग्रह का नाम लेकर पुस्तकों में बतलाया गया। और देवगुरु बृहस्पति जहां विद्या के कारक हैं तो शुक्रदेव भी ऐसी बात नहीं है कि विद्या के कारक नहीं माने जाते। शुक्रदेव निचोड़ निष्कर्ष निकालने की क्षमता के कारक हैं जो देवगुरु बृहस्पति के पास में नहीं है। आप लोग देखेंगे कि किसी प्रकार के योग बनने से व्यक्ति विद्वान तो हो सकता है, परंतु यदि उनके कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो निर्णय लेने में समस्याएं आती है। आप लोग अपने अपने कुंडली में, चाहे यहाँ पे दोनों ही प्रकार के सदस्यगण हैं, पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं, सभी सदस्य अपनी अपनी कुंडली पर देखें कि शुक्रदेव की स्थिति कितनी शुभ और कितनी बलवान है। जिसके शुक्रदेव जितने ही अधिक मजबूत शुभ हैं उनको निर्णय लेने में उतने ही जल्दी वे निर्णय भी ले लेते हैं और उनका निर्णय लगभग ठीक ही होता है। जिसके शुक्रदेव खराब होते हैं उनको निर्णय लेने में भी समस्याएं होती है और उनके निर्णय ज्यादातर उतने अच्छे नहीं देखने को मिलते। मैं ये नहीं पूछना चाहता किसी से कि आपके कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति कैसी है, लेकिन हम जरूर पूछना चाहेंगे आप सबों से कि आप लोग अपने अपने कुंडली का अवलोकन करें, अपने शुक्रदेव को देखें और निर्णय लेने की जो क्षमता की अभी बात की, क्या यह आप सबों के कुंडली पर लागू हो रहा है या नहीं? गुरुजी, शुक्र के पर तो कोई पाप दृष्टि नहीं है मेरी कुंडली में, लेकिन दूसरे भाव में बैठे हुए हैं शनि की राशि में। शनि की राशि में है तो वो अपने मित्र राशि में हो गए। जी, मैंने पाप दृष्टि नहीं पड़ रही है उन पर, न कोई शुभ दृष्टि पड़ रही। तो यह सामान्य सी बात हो गई। और अपने मित्र राशि मेरी वाइफ की कुंडली में चतुर्दशम चंद्र गुरु का योग है और दसम भाव में शुक्र चंद्र के साथ योग कारक होकर बैठे हैं, पंचम भाव और दसम भाव के मालिक होकर के। तो काफी बुद्धिमान होंगी आपकी पत्नी। जी गुरुदेव। और उनके निर्णय कभी गलत नहीं होते होंगे। नहीं गुरुदेव। एवं एकादश भाव में वृश्चिक राशि में स्वराशिस्थ मंगल है, 3 ग्रह स्वराशिस्थ है एवं सूर्य बुधादित्य योग है। चलिए तो आपके परिवार की, आपके पत्नी के जो, हाँ जी बोला जाए। गुरुजी, हाँ गुरुजी, मेरी कुंडली में भी गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन तीसरे भाव में और शुक्र उच्चिका है, लेकिन ये चीज मुझ पे लागू नहीं होती गुरुजी। शुक्रदेव उच्चिके हैं, लागू नहीं हो रहा है। तो यह देखा जाए, जब लग्न भाव या दूसरे भाव से शनि का संबंध होता है, जब लग्न भाव या दूसरे भाव से किसी भी प्रकार का शनि का संबंध होता है, उनके निर्णय सर्वमान्य नहीं होते या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। गुरुजी, ऐसा होता है कि मुझे अपने डिसीजन पर भरोसा नहीं होता है, सेकंड ओपिनियन जरूर लेती हूँ। हाँ तो नहीं, आपका निर्णय सही होता है। यदि आपके या ब्रजेश जी के कुंडली में लग्न भाव या दूसरे भाव से शनि का संबंध हो किसी भी प्रकार से, तो यह सूत्र लागू नहीं हो पाता। लग्न में शनि है, सप्तम भाव में शनि है तो लग्न को देख रहा है, लग्न, और उनकी अपनी राशि भी। गुरुदेव, उच्चिके शनि वक्री हो तब भी निर्णय नहीं ले पाएगा। लग्न तो बृहस्पति की राशि में। अच्छा जी, हाँ तो वही शनिदेव के देखना।
और लग्न जब शनि का जब संबंध जब लग्न से हो जाए, शनि का संबंध जब लग्न से हो जाए तो व्यक्ति को अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। जितना अपने बारे में व्यक्ति सोचेगा उतना ही वह दुखी होता चला जाएगा। गुरुजी मैंने आज तक अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती हूँ, कभी भी हाँ अपने लिए तो नहीं ठीक है, सोचती। इसीलिए तो सुखी जीवन है। और चाहे जिसके लग्न का संबंध शनि से हो जाए या शनि देव लग्न में ही बैठे हुए हों, वह व्यक्ति मेहनती होता है, कर्तव्यशील होता है, सब कुछ गुण उनमें भरे पड़े होते हैं, परंतु कितना भी काम कर लीजिए जी उतना नाम नहीं होता जितना लायक वो काम करते हैं। चाहे परिवार में ही नाम लेने वाले बहुत कम हम मिलेंगे, कभी कभी नाम ले लेंगे ठीक है, लेकिन अधिकांशतः कार्यों पर कुछ नहीं प्रत्युत्तर कोई देते। यानी कि शनि देव का लग्न से संबंध इस प्रकार का बनता है। तो इस कारण से लोग जिसके लग्न में शनि देव होते हैं या शनि से संबंध बनता है तो अनायास ही कभी कभी चिंतित हुआ करते हैं। शनि पर बृहस्पति की दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी पड़ जा रही है चलिए ठीक है, शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है। अब यह विषय वस्तु अलग होता चला जा रहा है, हम लोग मूल विषय वस्तु से भटक रहे हैं। जी गुरुदेव, आप मेरे लिए कुछ कह रहे थे, मैंने जब बताया तब। हाँ, मैं यह कह रहा था कि जो आपने योग बतलाए चौथे दशम का एवं दशम भाव में चंद्रमा शुक्र का, यह 2 प्रकार से गजकेसरी योग बने। शुक्र से भी गजकेसरी योग बन जाता है, लेकिन वह कम प्रभावी होता है। शुक्र थोड़े स्वार्थी स्वभाव के होते हैं, देवगुरु बृहस्पति उदारवादी स्वभाव के होते हैं। बुध देव यदि शुभ हो स्थिति में हो तो बुध की भी दृष्टि अगर चंद्रमा से होता है तो कुछ न कुछ व्यक्ति बुद्धिमान और मन में स्थिरता जरूर होता है, लेकिन वह राशि चंद्रमा वहां पर स्वराशि का न हो। अगर बुध चंद्रमा का परस्पर संबंध बने और चंद्रमा वहां स्वराशि का नहीं होता है यदि, या अपने नीच राशि का नहीं होता है, तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है सामान्यतः। और हंस योग गजकेसरी योग का मतलब जो व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होगा उतना ही उसके पास में संपन्नता का दूसरा पर्यायवाची बुद्धिमता भी है, बुद्धिमान भी है। जिसके पास में बुद्धि ही नहीं है, पैसे कहाँ से होगा, राम सुख कहाँ से होगा। गजकेसरी योग का फल यह होता है कि जातक प्रतिष्ठित नहीं होता है, यानी कि उसके मान मर्यादा होती है, अपने समाज में भी अपने परिवार में भी उनको लोग मर्यादा देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, एवं स्वभाव से थोड़े उदार होते हैं। क्या होते हैं? उदार होते हैं। गजकेसरी योग का सबसे बड़ा फल उदार होना। उदारता तो तब आएगा जब आपके मन के अंदर में शुभता होगी, जितनी अधिक शुभता उतनी ही ज्यादा उदारवादिता। शुक्रदेव में भी उदारवादिता है, परंतु थोड़ा अपने हितों को अधिक देखते हैं, इसलिए गजकेसरी योग का सूत्र जो यहाँ पर है थोड़ा कम हो जाता है, देवगुरु बृहस्पति पर यह ज्यादा लागू हो जाता है। इसलिए पुस्तक में देवगुरु बृहस्पति के बारे में बतलाया गया है, सामान्यतः सभी पुस्तकों में। गजकेसरी योग बहुत ही उत्तम होता है। यहाँ भी गजकेसरी योग बन रहा है, परंतु क्या यह गजकेसरी योग प्रभावी है? इस कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पंचम नवम से बन रहा है गुरुदेव। नहीं ना, एक दूसरे से केंद्र में भी तो है ना। चंद्रमा से चौथे गुरु, गुरु से दसवें चंद्रमा। बन गया कि नहीं बना? इस कुंडली में, हाँ, इस उदाहरण कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। बन रहा है गुरुजी। क्या यह प्रभावी है? तो चंद्रमा नीचाभिलाषी हो रहा है और देवगुरु बृहस्पति वो भी नीचे है। फिर
जिन ग्रहों के से यह योग बना वही ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, वही ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए यह योग नहीं बना। गुरुजी अस्त भी होंगे तो नहीं बनेगा। अस्त भी होंगे तो नहीं बनेंगे, बलवान होना चाहिए ना। जी जी। अस्त भी होंगे तो नहीं बना। अब यहां पर देखा जाए, इसके गजकेसरी योग में कुछ नियम भी हैं। गजकेसरी योग में नियम यह है कि संबंधित कोई भी ग्रह वैसे भाव के स्वामी न हो जो भावेशों के आधार पर बुरे फल लाता है। जैसे छठे, आठवें एवं 12वें भाव के स्वामी में से किसी भी एक भाव के स्वामी अगर हो जाते हैं कोई ग्रह, दोनों में से कोई, क्योंकि किसी दो ग्रहों के प्रभाव से, संयोग से यह गजकेसरी योग बना, तो यदि ये दोनों छठे, आठवें, 12वें भाव के स्वामी हो जाते हैं तो भी यह योग प्रभावी नहीं हो पाता। या इन दोनों में से कोई भी ग्रह, संबंधित दोनों ग्रहों में से यदि चंद्रमा गुरु की ही ले ली जाए, तो इन दोनों में से कोई भी एक ग्रह कुंडली के छठे, 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हों तो भी नहीं। या कुंडली में पाप फलदाता, बुरे फलदाता दाता ग्रहों से दृष्ट हो, जो भावेशों के आधार पर बुरे फल देने वाले हैं, उनकी दृष्टि यदि पड़ जाए, पड़ रही हो, तो भी अच्छे फलदाता नहीं, यह योग नहीं लगता, लागू नहीं हो पाता उतना। यदि दोनों में से कोई भी एक ग्रह अपने स्वराशि का हो, अपने मूल त्रिकोण राशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, शुभ भावों में बैठा हुआ हो, तो यह योग ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। अब यही चंद्रमा दूसरे भाव में है, चंद्रमा यहाँ पर पूर्ण बलवान भी है, हालांकि नीचाभिलाषी है, ठीक है, यह अलग बात है। अगर देव गुरु बृहस्पति 8वें भाव में बैठ गए तो क्या हुआ, 8वें भाव से संबंध बन गया, यह उतना प्रभावी नहीं हुआ। यदि यही देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में होते तो बुध की राशि में होते और चंद्रमा को देख रहे होते, या चंद्रमा को देख नहीं रहे होते, चंद्रमा का, हाँ, चंद्रमा को देख रहे हैं, नवम पंचम का संबंध भी बना, तो यह ज्यादा प्रभावी हो जाता। इससे भी ज्यादा प्रभावी यदि चंद्रमा एक अच्छे देव गुरु बृहस्पति यदि 11वें भाव में होते तो उच्च के होते एवं उच्च के ग्रह के द्वारा चंद्रमा देखा जाए, चंद्रमा से संबंध बना। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी योग बनते हैं तो जिस ग्रह के माध्यम से बन रहे हो उनकी स्थितियों का अवलोकन जरूर करना चाहिए। आज की कक्षा में हम लोगों ने यह सीखा कि गजकेसरी योग जब भी देव गुरु बृहस्पति या शुक्र देव से भी या बुध से ही संबंध परस्पर किसी भी प्रकार से बन रहा है, तो चंद्रमा मन का कारक है, मन में स्थिरता एवं बुद्धिमत्ता आ ही जाती है, व्यक्ति बुद्धिमान हो ही जाता है। तो जो बुद्धिमान हो जाता है वह प्रतिष्ठित भी हो जाता है, उदार भी हो जाता है, और जो प्रतिष्ठित है, उदार स्वभाव का है, बुद्धिमान है, तो आय के नए नए आयाम खुलते चले जाते हैं। जब आय के नए नए आयाम खुलते चले जाते हैं तो व्यक्ति सुखी एवं धनवान भी हो जाता है। अगर दोनों में से किसी, चौथी दृष्टि में क्या पड़ जाएगी? नहीं ना, चौथी दृष्टि नहीं ना, मतलब संबंध हमने कहा ना, यहाँ पर अगर 11वें भाव में है तो केंद्र का संबंध बनाना चौथे 10वें का। जी जी जी।
कभी कभी आदमी जब बात बोल रहा होता है तो कभी कभी वाणी दोष सभी में पाया जाता है। भावना में बहते हुए कुछ वैसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकलना चाहिए। क्या गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? एकदम सही। ऐसा भी हो सकता है। हालांकि त्रुटियां तो हमसे होती ही है, ऐसी बात थोड़े है कि हम ईश्वर हैं, हमसे त्रुटियां नहीं हो सकती। हम बहाने भी बना सकते हैं, परंतु नहीं, हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। लेकिन इस भूल को हम दूसरे कायदे से भी कह सकते थे कि हमने तो ट्राई के लिए आप लोगों को जांच के लिए कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। इस धन्यवाद गुरुदेव, मैंने आपको टोका था। तो ऐसे भी होते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि छठे आठवें 12वें से गत ना हो। एवं चंद्रमा नहीं, देखने वाले ग्रह देव गुरु बृहस्पति या जो शुभग्रह शुक्र देव देख रहे हैं, ये पाप प्रभावित न हो, पापयुक्त न हो। यदि पापयुक्त है तो यह प्रभावित नहीं होगा। अब बातें स्पष्ट हुआ पूरी? जी जी गुरुदेव। गुरु जी। अब इसके बाद में या तो गजकेसरी योग का प्रभाव हुआ। अब इसके बाद में हम लोग इंदु लग्न पर चर्चा करते हैं। आप सभी सदस्य अपनी अपनी कुंडली को अपने सामने रखें। इसमें कुछ जोड़ना ओड़ना होगा, उसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इंदु लग्न जो होता है, इंदु क्या है? यह भी चंद्रमा ही है। चंद्रमा को इंदु कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? जी, उपनाम इंदु भी है चंद्रमा का। हाँ, पर्यायवाची नाम है। इंदु, चंद्रमा क्या है? मन है। चंद्रमा क्या है? मन है। मन। और मन के बिना कुछ नहीं। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, बतलाया गया है, हमारे गुरुजन भी कहते हैं कि लग्न कुंडली से फलादेश करो, साथ में चंद्र कुंडली से भी फलादेश करो, और दोनों में तारतम्य मिलाकर दोनों का आकलन करते हुए फिर फलादेश किया जाए। हम लोग, हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि आप राशि का फलादेश कर रहे हैं तो पहले के जमाने की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। हमने देखा है, हमारे जीवन की बात है, बहुत से व्यक्तियों को जो मैंने नाम बतला दिए, राशि नाम, जन्म के राशि का नाम जो मैंने बतला दिया, वही नाम उन्होंने रख लिया, और आज पेपर वगैरह सभी में, स्कूल में, नौकरी में, जहां भी है वही नाम है, दूसरा नहीं। लेकिन आज के परिवेश में अधिकांशतः व्यक्ति बोलचाल के लिए या सामान्यतः अन्य कार्यों के लिए अलग अलग नाम रखते हैं और राशि नाम को छोड़ देते हैं। ऐसा देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब यहाँ पर देखा जाए, वास्तविकता यह है, इंदु लग्न को समझने के लिए यह जो अभी चर्चा हो रही है यह आवश्यक है। सिर्फ इंदु लग्न समझ लेना ही काफी नहीं होगा। जो चीज हम लोग समझे, खूब बढ़िया से समझें, जो बाकी रह जाएगा जब समय मिलेगा, ईश्वर प्रेरणा देंगे, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो जो मान लिया जाए कि किसी का नाम मनु है, पुरुष है, मनु है, यह उनके नाम राशि के आधार पर म से बन गया मनु। तो यह तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नाम है ना। यह जो नाम राशि के आधार पर, नक्षत्रों जी के जी। चरण के आधार पर जो नाम रख लिया गया, यह ईश्वर प्रदत्त है या हम लोगों के द्वारा है? ईश्वर ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर प्रदत्त है। तो व्यक्ति
जब भी ईश्वर फल देंगे तो इसके अनुरूप, इस राशि के अनुरूप देंगे, परंतु जब हम कोई दूसरा नाम रख लेते हैं बोलचाल के लिए, मान लीजिए कि यही व्यक्ति अपना नाम इन्हीं के पिताजी के द्वारा राजू रख दिया गया, दोनों अलग अलग राशि हो गए या एक ही राशि हुआ? अलग 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 हो गए। अब यही नाम व्यक्ति वयस्क हो गया, यही नाम प्रचलित हो गया, हर जगह नाम यही चल रहा है, नौकरी में, बैंक अकाउंट में, कार्य क्षेत्र में, सब कुछ। मनु को कोई जानता ही नहीं। तो ईश्वर इस नाम से भी फल देंगे एवं प्रचलित नाम से भी फल देते हैं। व्यक्ति को फिर ऐसी स्थितियों में जिसके दो नाम हों तो प्रचलित नाम के सहारे भी उनका फलादेश करना चाहिए। मासिक फलादेश में हो, दैनिक फलादेश में हो, वार्षिक फलादेश में हो, दोनों राशियों को आधार लिया जाए, क्योंकि यह हमारे गुरुजनों का कहना है कि उदाहरण स्वरूप मेरा ही नाम लक्ष्मीकांत है, ठीक है, यह बाबा के द्वारा रखा गया है, क्या आप समझ कर रखे हो तो जानते हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है, मैं नहीं जानता, तो यह किसका नाम है? लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगिनी विद्यानगरम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैक। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। हम जो कहना चाह रहे हैं उस मूल विषय वस्तु पर आया जाए। क्या नाम है? हमारे बाबा जी का नाम गोरख तिवारी था, हमारे पिताजी का नाम ध्रुव नारायण तिवारी है। जब हमारे बाबा का देहांत हुआ था, किसी के भी परिवार में किसी का देहांत होता है तो शोक की लहर दौड़ती है, परिजन रोने बिलखने लगते हैं। रोते बिलखते हैं कि नहीं रोते हैं? जी रोते गुरु आंख से आंसू आ ही जाता है। तो हमारे स्वजन क्या कहते हैं, उन शब्दों को गौर से समझिए, आकलन कीजिए कि हमारे स्वजन क्या कहते हैं। या आप ही के पड़ोस में किसी की मृत्यु हो जाती है और आप वहां पर जाते हैं और उनके निजी संबंधी जन यदि रो रहे होते हैं तो आप कहते क्या हैं, क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि किसके लिए रो रहे हो, तुम्हारे पिताजी अब नहीं है, पिताजी तो चले गए, या भैया नहीं है, भैया तो चले गए, या राम परवेश अगर उनका नाम है तो राम परवेश अब नहीं है, राम परवेश जहाँ का है वह चला गया। यही लोग कहते हैं ना, जी, या कुछ दूसरा कहते हैं? यही कहते हैं गुरु जी। हमारी बातों को जरा सा प्रत्युत्तर आप लोग दें। यही शब्द लोग इस्तेमाल करता है या कुछ दूसरा शब्द इस्तेमाल करता है? यही सब इस्तेमाल करता है। यही शब्द कहता है। यदि हम ही दुनिया में नहीं रहे तो हमारे अगर परिजन स्वजन अगर रोते भी लगते हैं, आप ही आएंगे तो कहेंगे कि आप काहे के लिए रो रहे हैं, छोड़िए, रोने से मृतक प्राणी को दिक्कत होती है, कष्ट होता है। अब जो आपके लक्ष्मीकांत जी है वह नहीं है, वो तो जहाँ के थे चले गए, तो फिर यह लक्ष्मीकांत किसका नाम हुआ? मेरे शरीर का नाम हुआ, या जो मेरे शरीर के अंदर में, या जो व्यक्ति है उसके शरीर के अंदर में जो ईश्वर का सूक्ष्म रूप है उसका नाम है, या मेरा नाम हुआ? ये आपके शरीर का, क्या शरीर का, शरीर का नाम हुआ? तो फिर व्यक्ति जब मर जाता है तो शरीर तो यहीं पे रह जाती है, फिर क्यों कहा जाता है कि हाँ अब फलाना व्यक्ति नहीं है, वो तो चला गया जहां से आया था वहां? बेकार होते उनका उनका शरीर इस धराधाम को छोड़कर चली गई। नहीं ना, हम जो कहना है आत्मा फिर तो आत्मा तो निरंतर। इसी जगह से इंदु लग्न की शुरुआत होती है। मूल विषय वस्तु को समझा जाए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति कहता है कि अब क्या रो रहे हो, छोड़ दो जी, ये जो है या फलना है या राजू जी है या फलना जी है, फलना जी, ये तो अब चले गए।
तो उनकी आत्मा चली गई होती है, न कि शरीर गया होता है। तो वह सूक्ष्म रूपी जो छोटा आत्मा है उसका वह नाम है, शरीर का नाम नहीं है। शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तो फिर नाम उनका नहीं रहता। नाम तो जिसका है वह अपना चला गया। क्या ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? बिल्कुल यही करते हैं। जी गुरु जी। तो अब यह बतलाया जाए, हमने जो अभी कहा कि जो नाम प्रचलित होता है वह भी आपके आत्मा का ही नाम है, उसमें भी ईश्वर का वास है, इसलिए फलादेश दोनों ही से देखने चाहिए। अब आते हैं हम लोग इंदु लग्न पर। तो जैसा कि चंद्रमा से भी देखा जाता है, कुंडली एवं लग्न से भी देखा जाता है, तो पुस्तकों में यह बातें बतलाई गई है कि दोनों कुंडलियों से यह संपदा के बारे में देखा जाता है कि व्यक्ति कितना संपत्तिवान होगा। हालांकि पुस्तकों में तो ऐसे बतलाया गया है कि सहस्त्राधिपति, लक्षाधिपति, करोड़ाधिपति। यह पुराने जमाने की बात है, जिस समय 1000 का भी महत्व हुआ करता था। जिस समय 1000 का भी महत्व हुआ करता था, उस समय की यह पुस्तकों की यह वाणी है, बातें हैं। आज तो और भी ज्यादा हो गया। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? इसको समझने के लिए पुस्तकों में यह बातें बतलाई गई है कि लग्न से 9वां भाव, लग्न से 9वां भाव एवं चंद्रमा से 9वां भाव। अब आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि आपके लग्न से 9वें भाव के स्वामी कौन है एवं चंद्रमा से 9वें भाव के स्वामी कौन है। इस उदाहरण कुंडली में लग्न से 9वें भाव में 2 नंबर की राशि बनी हुई है, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। चंद्रमा से 9वें भाव में मिथुन राशि है, जिसके स्वामी बुधदेव बनते हैं। आप लोग अपने अपने कुंडली के हिसाब से अपने अपने ग्रहों को लेंगे, देखेंगे। इसके बाद में सभी ग्रहों की अपनी अपनी कलाएं बतलाई गई है। सभी ग्रहों की कला के बारे में बतलाया गया है कि किस ग्रह के कितने कला है, किस ग्रह के कितने कला है, कितने कला है। तो सूर्य देव के बारे में पुस्तकों में जो देखने को मिलती है वह 30 कला है। चंद्रमा का 16 कला है, मंगल का 6 कला है, बुध का 8 कला है, देव गुरु बृहस्पति का 10 कला है, शुक्र देव का 12 कला है, शनि देव का 1 कला है। तो दोनों ग्रहों के कलाओं को जोड़ते हैं। चंद्रमा से 9वें भाव के स्वामी एवं लग्न से 9वें भाव के स्वामी दोनों ही ग्रहों के कलाओं को जोड़ते हैं। इस उदाहरण कुंडली में बुध देव हैं 8 एवं शुक्र देव हैं 12, दोनों को जोड़ने पर 20 आता है। आप लोग अपने अपने कुंडली के हिसाब से अपने अपने जोड़े, देखें कि क्या अंक आता है। यदि जो आप जोड़ते हैं, यदि जोड़ने के बाद में दोनों कलाओं के अंकों को यदि जोड़ते हैं और 12 से अधिक आता है तो 12 के गुणक को घटा देते हैं या 12 से भाग देते हैं, या कितने से भाग दे देंगे? 12 से। 12 से भाग दे देंगे या 12 के गुणक को कम कर लेंगे। तो बात वही है, यहाँ पर भागफल को नहीं देखना, यहाँ पर शेष को देखना है। तो यदि 20 यहाँ पर आया तो 20 में 12 से भाग देंगे, 1 मर्तबा, यहाँ पर 12, 8 शेष बचा। तो अब
8 जो शेष बचा, आप लोग अपने अपने कुंडली में देखें कि जोड़ने पर कौन से अंक आते हैं। यह भी हो सकता है कि आपने जोड़ा हो तो 12 ही आया हो, 12 तो आ नहीं सकता। हो सकता है कि 24 आया हो, 36 आया हो, 48 आया हो, कुछ भी आ सकता है। तो यदि शेष नहीं बचता, यदि शेष नहीं बचता है, जब किसी भी संख्या से किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा तो कभी कभी ऐसी स्थितियां बनती है कि शेष नहीं बचता ना। यदि शेष बचता है, किसी सदस्य का माइक खुला हुआ है लेकिन वो प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, तो फिर माइक क्यों खोल के रखें? प्रत्युत्तर देना चाहिए, प्रत्युत्तर देना चाहिए। तो यदि शेष बचता है तो चंद्रमा से उतने भाव आगे गिनेंगे। यदि शेष नहीं बचता है तो हम समझते हैं कि 12 ही हुआ। शेष नहीं बचता है तो 12 ही हुआ। अगर 1 शेष आता है तो चंद्रमा जहां पर है वहीं, यदि 2 शेष आता है तो चंद्रमा से दूसरा भाव, 3 शेष आता है तो तीसरा, 4 शेष आता है तो चौथा, चंद्रमा से चौथा, इस प्रकार से। अब यहाँ पर 8 शेष आया तो चंद्रमा जहां है उससे 8वें भाव को देखेंगे। किस भाव को देखना है? 8वें भाव को। 8वें भाव को देखना है। तो जो दोनों कलाओं को जोड़ने पर जो अंक आता है उतने ही अंक चंद्रमा से आगे गिनेंगे। या अगर 20 को ही माने तो चंद्रमा से यहां तक गिनेंगे तो यहाँ 12 हो गया, फिर यहां से गिन लेंगे तो 8वां भाव। बात वही है। तो संबंधित भाव में जितने अच्छे प्रभावी ग्रह होंगे, जितने अधिक प्रभावी ग्रह होंगे, उतना ही व्यक्ति धनवान होगा। यही एक साधारण सी सूत्र है, नियम है। अब प्रभावी ग्रह का मतलब सबसे ज्यादा तो प्रभावी तो हो जाते हैं कौन से ग्रह? गुरु, बुध, शुक्र, यही प्रभावी होते हैं ना। अगर शुभग्रह है तो अच्छी बात है। इस उदाहरण कुंडली में क्या कोई बुध, शुक्र या गुरुदेव हैं? नहीं है। अगर बुध भी अगर होते तो शुभ स्थिति में होते तो ज्यादा अच्छा होता। व्यक्ति अपने ही जीवन में, अपने जिस स्तर में उनका जन्म हुआ है उससे कई गुना अधिक अच्छे स्तर में वे चले जाते हैं। हालांकि आय की स्थिरता के लिए और भी, या मजबूती के साथ में आय वृद्धि के लिए और भी कई सूत्र होते हैं। एक सूत्र के सहारे किसी भी चीज का फलादेश नहीं किया जा सकता। अगर आय नहीं होगी तो फिर व्यक्ति संपन्न कहां से होगा? 6ठा भाव खराब होगा, कर्ज अत्यधिक रहेगा या व्यक्ति लेने के फिराक में रहेगा तो कर्ज से कोई व्यक्ति धनवान नहीं होता, ब्याज देते देते परेशान हो जाएगा। दूसरा भाव ही खराब हो तो धन में की स्थिरता ही नहीं आएगी। तो यह योग तभी प्रभावी होता है, इंदु लग्न में बैठे हुए शुभग्रह तभी प्रभावी ज्यादा होते हैं जब यह भाव सब भी थोड़े ठीक हों।
अगर इन भावों में भी थोड़ी अगर कमियां हैं और इंदु लग्न अच्छा मजबूत हो रहा है, यहाँ पर शुभग्रह बैठे या शुभग्रह के द्वारा देखा जाए तो भी बातें एक जैसे ही होती है। एक जैसे तो नहीं, बैठना अलग बात होता है, देखना अलग बात होता है। बैठने से ग्रह ज्यादा फल देते हैं, दृष्टिपात से थोड़े कम देते हैं, क्योंकि दृष्टि से माहौल बनाया जाता है और ग्रह जब बैठता है तो वह कार्य करता है। तो माहौल अच्छा हो तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाता है। यदि पाप प्रभावित हो तो अच्छी बात नहीं है, यदि पाप प्रभावित हो तो अच्छी बात नहीं। अब यहीं अगर जो भी इंदु लग्न बन रहा हो, जो इंदु लग्न बन रहा हो, जो भी बन जाए, और शनि देव ही वहां बैठे हुए हों और शनि देव योग कारक ग्रह हो तो भी अच्छे फल मिलेंगे। यानी कि यदि नैसर्गिक शुभग्रह हो या नैसर्गिक पापग्रह हो, अगर वह योग कारक ग्रह है तो ज्यादा लाभ हो जाता है, यानी कि संपदा में वृद्धि अत्यधिक होती है। गुरुजी, हाँ, शनि अगर लग्नेश है और वहां बैठे हुए हैं और साथ में गुरु बैठे हुए हैं तो शनि लग्नेश है तो लग्नेश तो सदैव शुभग्रह होता ही है। साथ में गुरु बैठे हुए हैं। अब किस लग्न की कुंडली है? मकर लग्न। मकर, कुंभ, 10, 9, 10, 11, 12, तब तो यह धन के लिए अच्छी बात है, जी अच्छी बात है। मतलब कि जो हमने कहा, क्योंकि शनिदेव लग्नेश भी हैं जी गुरुजी। और हाँ लग्नेश हैं और उनकी मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ी हुई है। देव गुरु बृहस्पति 11वें भाव यानी कि आय भाव के स्वामी हैं एवं धन भाव के भी स्वामी हो गए। और जो इंदु लग्न बना वहां पे देव गुरु बृहस्पति हैं और स्वयं लग्नेश भी हैं। तो आपके लिए यह उत्तम योग है और आप अपने आप को देखेंगे तो पाएंगे कि आप के जीवन में जो आर्थिक स्थितियों का जो एक होता है उसमें कई गुना अधिक वृद्धि हुए होंगे। हुआ है या नहीं हुआ है? गुरुजी बेटे की कुंडली है। तो बेटे की कुंडली है तो अब जब तक जो हर कार्य क्षेत्र में, अब यहीं पे देखें तो यह किस प्रकार से प्रभावी होगा। कोई भी योग जीवन भर प्रभावी होता रहता है और जो योग जिस क्षेत्र से संबंधित होता है उस क्षेत्र में वह थोड़ा ज्यादा प्रभावी होता है, अन्य क्षेत्रों में भी वह लागू होता है लेकिन थोड़ा कम प्रभाव होता है। अब आप अपने बेटे पर देखेंगे तो पाएंगे कि जब गज की यह जो इंदु लग्न अच्छा हुआ तो उससे आय अच्छी होने की संभावनाएं तो बनी। अगर अच्छा होगा तभी तो कई गुना अधिक संपन्नता की तरफ जाएगा। तो उसका जड़ तो बुद्धिमता से होता है। तो अभी बेटा कर क्या रहा है, पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है? गुरुजी जॉब कर रहा है, आईटी में है और अच्छी सैलरी है उसकी। तो फिर हो गया ना जी। तो अगर हम वही कह रहे थे कि अगर पढ़ भी रहा होता तो सामान्यतः सामान्य बच्चों से वह आगे ही होगा। तो जब हाँ सामान्य, हाँ जब ऐसा सामान्य, है गुरुजी, अभी 25 साल का ही है हम्म, तो अच्छी अब सैलरी बताइए, है। हाँ अब बताइए कि 25 साल का लड़का है और अच्छे सैलरी पे जॉब कर रहा है। तो जब जॉब कर रहा है अच्छे सैलरी पे तो अपने अभी वर्तमान की जो स्थितियां हैं इस स्थितियों से कई गुना ज्यादा आगे डेवलप कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा वो। जी गुरुजी। ईश्वर उसको दीर्घायु प्रदान करे, निरोगी जीवन दे और सकारात्मकता उसके विचार में सदैव बनी रहे। यही हमारी मंगल कामना है और समूह के भी सब सदस्यों से हमारी यही इच्छा है कि आप सभी आदमी जितने सदस्य कक्षा में हैं कम से कम एक बार आशीर्वाद उस बच्चे को जरूर दे कि जितनी सकारात्मकता उसके अभी मन में है यह सदैव बनी रहे। जब सकारात्मकता बना रहेगा अपने आप वह जीवन में बहुत आगे चला जाएगा। आशा बहुत करते बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा।
यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में यदि कोई बातें अपनी कहनी हो रखनी हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। हाँ राम गुरु जी, एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी, पूछा जाए। सर गुरु जी, अभी कन्या लगन की ही कुंडली है, तो लग्नेश जो है और आयेश चंद्रमा ये दोनों ही अष्टम भाव में बैठ गए मेष राशि में, तो फिर ये तो अच्छा नहीं हुआ ना? ना, यह सब मान्यता उतने अच्छे नहीं हुए जितना, हालांकि योग तो है तो प्रभावी है ही, योग तो अपना गुण फल दिखलाएगा ही दिखलाएगा, लेकिन अगर बुरे भावों से बन गया तब तो वह कम फल देगा ना जी। अभी और बृहस्पति जो है वो चौथे भाव में धनु राशि में ही बैठा हुआ है, सब राशि में दृष्टि है, 9-5 का संबंध बनता है चंद्रमा के साथ, पर वो लेकिन 8वां भाव भी तो आ गया। हाँ, 8वां भाव आ गया ना बीच में, तो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। हाँ।